गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के एडिशन में आप सबका स्वागत है। और आज थर्सडे, आज हम लोग मंथली एक्सपायरी, वो बड़ी वाली एक्सपायरी की करने वाले हैं तैयारी। तो एक्सपायरी से पहले की झलक पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखी है, जो वोलेटिलिटी क्रीप इन हुई भारतीय बाजारों में। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। और इस सेशन के जो क्यूज हैं वो आपकी सीसीबी डायरेक्टर साहब जरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दीजिएगा पहले। तो अमेरिकन मार्केट्स में तेजी कंटिन्यू हुई, लेकिन कहना चाहिए कंसोलिडेशन वाला दिन था। ये बैक टू बैक सेकेंड डे ऐसा हो गया, पर कंसोलिडेशन के बीच में देखिए सारे बेंचमार्क्स इन ग्रीन ही क्लोज होते हुए नजर आए। एसएनपी तो ऑलमोस्ट 1/4% एक और नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ता हुआ नजर आया। पर जो वर्ड कंसोलिडेशन का इस्तेमाल करा मैंने वो इसलिए कि जैक्सन होल का जो सिंपोजियम लाइंड अप है, जिसमें फेड चेयर की स्पीच दरअसल फ्राइडे शाम को लाइंड अप है, उससे पहले का कहा जा रहा है कि कंसोलिडेशन है। फेड चेयर क्या कहेंगे टेपरिंग रिलेटेड, स्ट्रीट कीनली उसको एंटिसिपेट करना चाहती है, वेट करना चाहती है, और उससे पहले ये माइनर कंसोलिडेशन। लेकिन इस बीच एशियाई पैक मिला जुला ट्रेड दिखाता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि फ्लैट से हल्के लाल निशान के साथ हमारे बाजार की शुरुआत होगी। ऐसे में नीरज जी, पिच दरअसल है कैसी? देखिए, पिच में पिछले कुछ दिनों में कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। अगर आप ग्राउंड से क्यूज लेके पिच को समझने की कोशिश करें तो वही कंसोलिडेशन, इंतज़ार, वेट करेंगे। लेकिन S&P 500 कुछ दूसरी कहानी कह रहा है। 4500 के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है और आज मुझे लगता है कि वो ब्रीच भी कर देगा उसको, क्योंकि फेड के चेयरमैन साहब क्या बोलेंगे वो उसको लोग प्रेडिक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हार्श स्टेटमेंट आएगा, तो उसकी रीडिंग की ज़रूरत है। दिक्कत ये है कि मार्केट इतना चलने के बाद, चाहे इंडिया वाला अपना ही हो, अब उसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर अब चाहिए कि यहाँ से एक नई फ्रेश रैली शुरू हो। इंडिया में आप देखिए क्या इंडेक्स मैनेजमेंट है ज़्यादातर, तो बड़े स्टॉक्स होल्ड करके चलते हैं, लेकिन मिड कैप में उतनी अच्छी रैली नहीं बन पा रही। लोग चर्निंग करते, इसको बेचो फिर उधर लो, इसको ये दौर कंसोलिडेशन जो आप करें वो यही वाला दौर है कि अब एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए हो। वो फ्रेश ट्रिगर आपको मंडे को मिलेगा फेड की उस स्टेटमेंट के क्यूज पढ़ने से। अगर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो 20 दिन और फिर, तो इसलिए फेड की बैठक तक का तो ये एक ऐसा दौर होगा जहां पे आपको बहुत ही चुनिंदा शेयरों में ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। मंडे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्राइडे शाम को दरअसल वो स्पीच लाइंड अप है, तो हम लोग दरअसल मंडे सुबह उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। पर ठीक है, मैं कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी फोकस करेंगे। इंडेक्स पे तो कॉल लेना नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है। तो 10 के 10 बल्लेबाजी हैं। शुरुआत कर देता हूं कुछ चुनिंदा बेट्स के साथ। पहला था एफल इंडिया। अब ये स्टॉक बहुत मैसिवली करेक्ट हुआ है। ये वो टेक्स्ट कंपनीज, मैसिव री-रेटिंग, बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस, वो सब हुआ। 6300 तक के स्तर देखे और अब देखिए 4000 के नीचे ये स्टॉक 1/3 से ज्यादा वैल्यू एरोड हो चुकी थी, उसके बाद इन लेवल्स पे आके खड़ा हुआ है। और आज वो बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है जिसमें इस कंपनी का बोर्ड स्प्लिट पे विचार करेगा। स्प्लिट से कुछ बदलता है नहीं, बदलता बस इतना है कि आप और मैं फिर एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। वो पार्टिसिपेशन ही मुझे लगता है इसको 4050 के बियॉन्ड उस स्प्लिट अनाउंसमेंट से पहले लेके जाएगा। इसीलिए एफएल इंडिया के साथ शुरुआत करी। कंपनी तो अच्छी है, फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं, वैल्यूएशन स्ट्रेच थे, वो भी करेक्टिव मोड पे आ गए। जी शिपिंग दूसरा काउंटर, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। अब शिपिंग एज अ स्वीट स्पॉट में है। कुछ एक कल परसों की कहानी है कि बैल्ट्रिक डॉ इंडेक्स जो है 11 साल के हाईस पर, तो स्वीट स्पॉट पे तो आ ही गया है। इसीलिए आप शिपिंग कंपनीज को रह रहे के आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसमें आता हुआ। पर इसको लेने की आज एक और वजह है। म्यूचुअल फंड्स क्या खरीद रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या खरीद रहे हैं। काफी सारे स्टॉक्स टीम में आपको वैसे नजर आएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपनी तमाम स्कीम्स के अंतर्गत इस कंपनी में 7,15,000 शेयर्स खरीदे खुले बाजार से। तो फंड की एग्रेसिव बाइंग, एग्रेसिव दाव, एक कंजर्वेटिव टारगेट 345 के आपकी स्क्रीन पर। मनाली पेट्रोकेमिकल्स तीसरा काउंट, रेटिंग अपग्रेड आया। दरअसल 104 के साल के हाईस थे, वहां से करेक्ट होके, लेकिन बढ़िया मूव, फिर करेक्शन आया इस स्टॉक में और अब जहां खड़ा है उसके बाद लग रहा है चलने की तैयारी, क्योंकि कल भी वो मूव इस स्टॉक में आता हुआ नजर आया था। मैं एक बात ध्यान रखिएगा, ये 5% सर्किट वाला है, बट आई एम होपिंग अगले कुछ दिनों तक अच्छा मूव आएगा। पर फिर भी इस बैकड्रॉप के इसको दिमाग में रखिएगा, उसी हाथ से ट्रेड लीजिएगा। केयर रेटिंग ने अपग्रेड कर दिया, इस कंपनी की रेटिंग को बढ़ाकर A+ कर दिया है।
शॉर्ट टर्म रेटिंग बढ़ाकर A1+ कर दी है। बढ़िया रेटिंग अपग्रेड आता हुआ, भरोसा बढ़ता हुआ इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे रीसेंट करेक्शन के बाद इंटरेस्टिंग जंक्चर से बाउंस बैक। मेरा मानना अच्छा मूव आ सकता है। आज 92-50 तक के टारगेट्स का। एक बात आपके उस एफएल के लिए 5200 पे तो QIP किया था उन्होंने और उससे 1000 रुपये नीचे का ट्रेड करा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है, मैंने इसको बहुत डीपली पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। अगर टिकट साइज छोटा हो जाएगा शायद लोग इस पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड को उसको लेंगे। महिंद्रा फाइनेंस मेरा पहला स्टॉक है और इसको इसलिए लिया है कि हमारे सिस्टर चैनल EV18 की एक्सक्लूसिव खबर है कि इसमें एक चेंज होने वाला है। एक मिस्टर रोबेलो में करके हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं SCOO। इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो सकता है। ये कौन है रोबेलो साहब? ये एक्सिस बैंक में काम करते थे, 18 साल उन्होंने वहाँ काम किया और रूरल जो लोकल फाइनेंसिंग थी उसको देखते थे। अब ऐसे मैनेजमेंट बदलाव से क्या गेम थोड़ी बदल जाता है, लेकिन एक कल्चर बदलता है। M&M फाइनेंस बहुत ही लेगार्ड, अंडर परफॉर्मर, जितने इस तरीके के उपाधियाँ आप इसको दे सकते हैं, चल के नहीं दिया स्टॉक। तो शायद एक इन्वायरमेंट बदलता है, वर्किंग कल्चर बदलता है, नए मैनेजमेंट या नया कोई लीडर आता है तो वो उस चीज़ को बदलने की कोशिश करता है। मार्केट बहुत बड़ा अनटैप्ड है, ये केवल व्हीकल फाइनेंसिंग नहीं है, हाउसिंग फाइनेंसिंग भी करते हैं ये रूरल इलाकों में, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में। तो मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ गेम बदल सकता है। तो बाज़ार को ये बात पसंद आनी चाहिए, क्योंकि पिछले इतिहास है कि कई बार जब नए मैनेजमेंट्स आए हैं, जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर में आया तो एक ही दिन में 30% स्टॉक चला था। तो मैं वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इससे स्टॉक में फ़र्क जरूर पड़ना चाहिए। कोटक बैंक अगला स्टॉक है। AGM थी इनकी और उस AGM में कहा गया कि ये एक्विजिशन के ज़रिए भी ग्रोथ करना चाहते हैं और ग्रोथ के लिए बहुत एग्रेसिवली ये काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि कई सारे बैंकों के बीच बीच में चर्चाएँ होती रहती हैं, छोटे बड़े NBFC की, पता नहीं कौन होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट अगर AGM में आ रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए स्टॉक को। 1715 का टारगेट इसमें लेना चाहिए। और तीसरा स्टॉक है रेडिंगटन। रेडिंगटन मैंने इसलिए लिया कि कल Xiaomi की खबर आई। एक Xiaomi फ़ोन वोन बनाती है तमाम सारे, तो उसने लिखा कि इतनी दिक्कतों सब के बावजूद कंपनी ने जो अपना सेल्स किया है वो 87 बिलियन युआन का किया है, जो कि करीब $13.5 बिलियन की होती है। ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो जितना भी गैजेट का मार्केट है बहुत तेज़ी बढ़ रहा है, बावजूद इसके कि कुछ मार्केट्स में आप देखा होगा ठंडक है। और रेडिंगटन इसलिए क्योंकि शायद Xiaomi छोड़ के ऐसा कोई ब्रांड नहीं होगा जिसका माल ये ना बेचते हो ग्लोबली। और इनकी कमेंट्री भी मैंने वेबसाइट खोल के पढ़ी, इनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है इस समय। तो इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। अभी शायद इसमें कुछ स्प्लिट या बोनस मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं वो हुआ है, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस 150 के आसपास हो गया। तो 163 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ठीक बात। तो अगला स्टॉक है हिंद रेक्टिफायर्स। कल एक लार्ज ट्रेड हुआ, कैसीनी पार्टनर्स ने ऑलमोस्ट 1 लाख शेयर्स खरीदे इस स्टॉक के। तो जहां जहां बढ़िया बाइंग हुई थी वो स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं, पर एक ध्यान रखिएगा, कल इस बाइंग के चलते इस स्टॉक में बहुत तगड़ा मूव आया था। तो जरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को अप्रोच करेंगे। एक ट्रेडिंग कॉल ये हिंद रेक्टिफायर्स अभी भी, चाहे वो बड़े बड़े लोग घुस रहे हो, अभी भी ट्रेडिंग माइंडसेट के साथ ही उतरिएगा। स्पेंसर्स रिटेल, प्रमोटर्स ने यहां पे हिस्सेदारी बढ़ाई है। स्पेंसर्स रिटेल का आपको याद होगा राइट्स इश्यू आया था। राइट्स इश्यू में तमाम प्रमोटर एंटिटीज ने पार्टिसिपेट करा था। कल अपडेट आया कि प्रमोटर्स इन एंटिटीज को 74,26,000 शेयर्स अलॉट करे गए राइट्स इशुएंस के जरिए। तो अब इस राइट्स इशुएंस के बाद हुआ क्या है, प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ गया, 54.70% से बढ़कर 56.51% पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। 114 साल के हाईस थे, करेक्टिव मोड में था, कंसोलिडेशन में चल रहा है। मुझे लगता है स्पेंसर्स रिटेल 104 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। नीरज जी की स्टॉक बता दें, उसका डिपेंडेबल की बारी। हाँ, अगला स्टॉक मेरा प्रिकॉल, ऑटो एंड चल रही है। इसको इसलिए लिया कल कि इन्होंने एक कंपनी है कैनड्रा, जिसके साथ एक टाइप किया है इन्होंने। टाइप किस लिए किया है? ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI जिसको बोलते हैं, उसके लिए इन्होंने किया है। तो उससे इनको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो यूरोपियन मार्केट का बड़ा प्लेयर है, तो इनकी एक्सेस उसके ज़रिए वहाँ पे पहुँच रही, क्योंकि दोनों के बीच में ये JV हो गया है। तो जो कैनड्रा है वो प्रिकॉल को मदद करेगा और प्रिकॉल के लिए इंडियन मार्केट में वो ये मदद करेंगे, और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, DIS। तो प्रिकॉल के लिए एक अच्छी
खबर है यहाँ पे, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। 5वां स्टॉक है कावेरी सीड्स, बाईबैक की खबर आ गई, 850 रुपये पे बाईबैक करेंगे, 120 करोड़ रुपए इसमें खर्च करेंगे। तो प्राइस डिफरेंशियल बहुत हमें लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे चल सकता है। अच्छा, डिपेंडेबल की बारी आ गई है और डिपेंडेबल के तौर पर रियल एस्टेट स्पेस की दिग्गज कंपनी डीएलएफ। अब डीएलएफ है तो बड़ा स्वीट स्पॉट पे, 360 साल के हाईज थे, करेक्ट होके 300 ऑड लेवल्स के आसपास ट्रेड है। ये कई सारे स्टॉक्स ना आपने बहुत इंपॉर्टेंट एवरेजेस, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स से, ऐसे पता नहीं होता है, टेक्निकल सब कुछ बड़ा प्ले आउट होता है, सब बड़े इंटरेस्टिंग लेवल से बाजार का एकदम से मूड सुधर गया ब्रॉडर मार्केट्स का। ये सारे स्टॉक वहां से बढ़िया अपमूव दिखाने की तैयारी में है। मुझे लगता है शायद अच्छा अपमूव दिखाएगा और उसका तड़का और लग गया है। रेटिंग का अपग्रेड आ गया है डीएलएफ के लिए भी, और क्रिसिल ने अपग्रेड कर दी इस कंपनी की रेटिंग, चाहे वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रेटिंग्स हो, बढ़िया थम्स अप मिलता हुआ, इसीलिए खरीदारी करने का मन 315 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच कर गया। चलिए, मेरा जो डिपेंडेबल स्टॉक है वो है जुबिलेंट फार्मोवा, फार्मा कंपनी में खरीदारी। कल इसमें उल्टा पलटी हुई है, आपने देखा होगा, आरजे साहब ने खरीदा फिर सेम ग्रुप में, और उसमें 50,000 शेयर का डिफरेंशियल है, इंक्रीज हुआ है। हाँ, ये नहीं देखा मैंने ये तो देखा था रारे के से इधर गया, इधर से इधर आया। मैंने डाल दिया कि हाँ ये वाला स्टॉक लेना चाहिए, मैंने कहा कि यार इसमें तो बेचा भी दिखा रहा है, फिर मैंने देखा दोनों में डिफरेंशियल है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो 625 का छोटा सा टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 6 हो गए, छोटा सा ब्रेक से लौट के आगे फ्री हिट ओपन चिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब बारी है फ्री हिट और पिंचर की, और फ्री हिट स्टॉक है सॉन एनर्जी। ये स्टॉक इसलिए लिया है कि आईओसी, बीपीसी और ओएनजीसी ने इनके फ्लोटिंग टर्मिनल से एलएनजी को लेने के लिए, उस जो फ्लोटिंग टर्मिनल है उसके लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और अभी 7 कंपनियां और लाइन में है जिनको करना है। क्यों करना है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर से ये फ्लोटिंग टर्मिनल ऑपरेशनल हो जाएगा, और इसकी कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। टोटल कैपेसिटी इंडिया की बढ़ के 47 MTPS हो जाएगी। तो ये एकदम नया इन्होंने बनाया है, और इसकी वजह से इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि अभी जो पेट्रोल एलएनजी के बेड्स हैं वो 100% कैपेसिटी में चल रहे हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेड एलएनजी चाहिए, चिल्ड और रीगैसिफाई, तो आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए ऑलरेडी इसमें आईओसी और बीपीसी ओएनजीसी ने टाई अप कर लिए हैं। मुझे लगता है स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। 142 का टारगेट इसमें हासिल हो सकता है। गेल इंडिया अगला स्टॉक है, गैस से ही रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि अब वो समय आ रहा है जहाँ पे गैस प्राइसेस आपको इंक्रीज होती हुई दिखेंगी। साथ ही ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर है, अगर आप इसका साल भर का देखेंगे नज़रिया, तो यहाँ से लगता है इसमें तेज़ी बनेगी। दूसरा, गैस की जो ट्रेडिंग होती है उसमें इनके लिए इंक्रीज जो होगा वो फायदेमंद साबित होगा। 152 का टारगेट फ्री हिट के तौर पे है भाई रीसेंट लिस्टेड कंपनी केम्प्ला सनमार्क। बहुत लोगों ने इसे टच भी नहीं करा था, क्योंकि सब वहां डीलिस्ट जब हुई थी तब बहुत कंसर्न्स थे, पर नई तस्वीर के साथ लौटी है, और फंड्स तो ऐसा मान रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 53 लाख शेयर्स, यानी कि 3.3% आउटस्टैंडिंग इक्विटी एड ऑन कर ली है ओपन मार्केट से। एड ऑन इसलिए कह रहा हूं, 4.9% का स्टेक बढ़ाकर 8.25% कर दिया है, खुले बाजार से खरीदारी हुई। दूसरा फंड मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, 29.5 लाख शेयर्स खरीदे इसके खुले बाजार से, 1.8% स्टेक, यानी कि ऑलरेडी 4.9% स्टेक बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इस तरह से एग्रेसिवली फंड्स की खरीदारी। इसका इशू प्राइस था 541, उससे नीचे इस समय कामकाज। वेंकीज भाई, आजकल संडे हो या मंडे, रोज खाएंगे, तो कल दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ था। इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, होपफुली और भी अपमूव्स होंगे, लेकिन क्योंकि कल के अपमूव्स के बाद इसको फिर से बातचीत हो रही है, इसलिए 2109 या उसके आसपास के जोन्स पे स्टॉप लॉसेस जरूर लगाइएगा, फिर उस मोमेंटम को हम लोग और चेस करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और अब आखिरी के दोनों स्टॉक एक साथ दिखाइएगा, डॉलर इंडस्ट्रीज और रूपा एंड कंपनी। इनको लेने के पीछे मकसद ये था कि एक कंपनी है डिक्सी, आपने सुना होगा चड्डी के नाम, डिक्सी, स्कॉट, एनएमआर, बड़ा 10-15 ब्रांड हैं इनके, वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसके मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ा सा इंटरव्यू छपा हुआ है। उतनी पॉजिटिव कमेंट्री और इतने लॉजिकल रीज़न उन्होंने दिए हैं, पूरी इंडस्ट्री पे वो लागू होते हैं। तो मुझे लगा ढूंढा जाए, तो मैंने ढूंढा डिक्सी की लिस्टेड ही, मुझे लगा किसी की ब्रांड होगी रूपा, लेकिन वो एक्चुअली अलग कंपनी है एकदम। लेकिन इन दोनों को फिर मैंने देखा, तो रूपा का जो बीता क्वार्टर रिजल्ट आया था ना, वॉश आउट क्वार्टर है, एकदम खत्म, 220 करोड़ का सिर्फ रेवेन्यू था।
लेकिन इंटरेस्टिंग है उस नंबर्स में कि मार्जिन मेंटेन रखा है इन्होंने। तो लॉकडाउन था तो चड्डियाँ बिकी नहीं, अब वो खुल रहा है और ये दोनों ही कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मुझे लगता है यहाँ से बाउंस बैक करेंगी, क्योंकि वो मार्केट इंटैक्ट है, आउटलुक बहुत बढ़िया है। इससे पहले भी हम लोग एक बार चर्चा कर रहे थे कि जो पूरी बड़ी रिसर्च निकल के आई थी किसी बड़ी रिसर्च फर्म की, कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, ब्रांड कॉन्शियस हो रहे हैं लोग, तो इसीलिए जॉकी इतना 25-30 हज़ार का स्टॉक है। अनब्रांडेड मार्केट, अनऑर्गेनाइज मार्केट से लोग ब्रांडेड की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारी कंपनियां उसका फायदा उठा रही हैं। ये अच्छी खबर है। एक चड्डियों का इंडेक्स है, हाँ, अंडरवेयर इंडेक्स, वो ये कहता है जितनी चड्डियां बिकती हैं उतनी इकोनॉमी भी प्रॉस्पर करती है, या फिर वाइस वर्सा, जितनी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होती है तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ गॉज करने का तरीका है। तो अच्छी चड्डी पहन रहे, मतलब ठीक ठाक चल रहा है मामला। पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं सुबह सुबह। मैं फोकस करता हूँ अपने स्टॉक्स पे। वेंकीज की बात हो गई, वेंकीज खरीदने की बात हो गई, कंटिन्यू कर रहा हूँ ट्रेड को, और उसी का रब ऑफ का फायदा उठाना है। तो कल वेंकीज और एसकेएम की बात करी थी। अब हम आज वो श्रिम्प फीड मैन्युफैक्चरर्स या श्रिम्प एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं। तो एपेक्स फ्रोजन आपकी स्क्रीन पर साल के हाईस थे 435। बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर से कल ये स्टॉक्स रब ऑफ के चलते मूव करना शुरू हुए, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। साथ साथ इसी में वाटर बेस को भी जोड़ दीजिए जो 145 के लेवल से करेक्ट होकर आया था। तो वो अंडे से थोड़ा सा सिमिलर बिजनेसेस, लेकिन मुझे लगता है अच्छा मूव्स, क्योंकि अच्छे लेवल से कल एक बाउंस बैक आना शुरू हुआ है। होपफुली वो बाउंस बैक आज भी रेज्यूम। मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर, जी 10 के 10 बल्लेबाज हैं। बहुत ही बढ़िया स्टॉक जो हमने शुरुआत में थोड़ी इशारा भी किया था, एफएल इंडिया 5200 पे क्यूआईपी, इस समय उससे भी नीचे, और अब तो स्प्लिट हो रहा है तो टिकट साइज़ छोटा हो जाएगा। तो छोटा है तो बेहतर है, उससे ज़्यादा मौके मिलेंगे, और वैसे भी ये बहुत ही अच्छा स्टॉक मुझे लगता है, तो इस पर ध्यान रखा जा सकता है। और जो आपने टारगेट दिया वो बहुत आसानी से अचीव होना चाहिए इस खबर के ट्रिगर पे भी। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ही जाता हूं। तो बढ़िया नहीं, बैंक्स मुझे लगता है अगर सितंबर आज का छोड़ दीजिए, पता नहीं आज किस तरह से बिहेवियर होता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली अब सितंबर वायदा में मुझे लगता है शायद वो जो लेगार्ड पॉकेट्स थी वो इवेंचुअली होपफुली आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में कंफर्ट जोन है इन सब बैंक्स पे एंटर करने का, अच्छे पेडिग्री के बढ़िया बैंक्स को एक्यूमुलेट करने के मौके शायद हैं, इसलिए मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक स्वीट स्पॉट में आज ही चला तो 1715 के टारगेट तो फिर कंजर्वेटिव नजर आएंगे उसके हाथ से। तो इस स्टॉक पे दाव। एक्सपायरी का दिन, क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज, पहला स्टॉक था एफएल इंडिया। आज बोर्ड मीट है स्प्लिट को लेकर, वैसे भी बहुत तगड़ा करेक्शन हो चुका है, 1/3 वैल्यू इरोड हो चुकी है स्टॉक की। जी शिपिंग में कल अपडेट आया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अपनी तमाम स्कीम्स के अंतर्गत 7-7.25 लाख शेयर्स खरीदे। मनाली पेट्रो इंटरेस्टिंग लेवल से बाउंस बैक कर रहा है और कल एक रेटिंग का बढ़िया अपग्रेड मिल गया इसको। हिंद रेक्टिफायर्स में भी लार्ज ट्रेड हुआ, लेकिन ध्यान रखिए कल ये स्टॉक अच्छा मूव दिखा रहा था, तो उस लिहाज से तो एग्रेसिवली सिर्फ एक तो ट्रेडिंग बेट होगी और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्पेंसर्स रिटेल जो राइट्स इशुएंस हुआ था उसमें प्रोमोटर एंटिटीज को करीब 74 लाख शेयर्स दिए गए और प्रोमोटर्स का स्टेक जो है कंपनी में ऑलमोस्ट 2% और बढ़ चुका है। डीएलएफ 360 के साल के हाइज वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 300-310 के जोन्स पर मूव करना शुरू कर रहा है और कल एक रेटिंग का थम्स अप आता हुआ क्रिसिल की तरफ से इस कंपनी के लिए। फ्रीड के तौर पे था कैम्प्लास सनमार, जहां पे लार्ज फंड्स चेक इन कर रहे हैं, एडिशनल और एग्रेसिव स्टेक एक्वायर किए जा रहे हैं, इसीलिए स्टॉक को रडार पर रखेंगे। वेंकीज कल का कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है, दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ था, पर कल अच्छे मूव आए थे तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा और उसी का रब ऑफ प्ले करने की कोशिश है वेंकीज और एसकेएमएक्स जो कल टीम में आउट परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि एपेक्स फ्रोजन और वाटरबेस भी अच्छे लेवल से अब एक बाउंस दिखा रहे हैं। होपफुली वो बाउंस सस्टेन होना चाहिए। गालिब भाई पूरा फोकस है और शुरुआत में हमने कहा कोटक महिंद्रा बैंक पे ध्यान रखना चाहिए। तो एजीएम में ये बात कही गई है कि एक्विजिशन और ग्रोथ के लिए ये तैयार है, बिल्कुल कोई हिचक नहीं है, तो ये स्टॉक उस रडार से रखिए। महिंद्रा फाइनेंशियल्स में नए सीईओ का स्वागत हो सकता है, जल्दी अनाउंसमेंट आ सकता है और वो एक्सिस बैंक में 1.5-2 दशक का अनुभव लेके आने वाले हैं। रेडिंगटन इंडिया में भी मैंने आपको बताया कि Xiaomi की रिपोर्ट आई है, 68% की ग्रोथ Xiaomi ने दिखाया है, इतने 13-14 बिलियन डॉलर की सेल की है और ये पूरा पॉकेट जो है उसमें भी यही कमेंट्री थी, जैसा कि हमने आपको रूपा और डॉलर में बताया कि इंडस्ट्री पूरी ग्रो करती हुई दिख रही है। तो रेडिंगटन चूँकि हर ब्रांड के डीलर हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉल ने एक फॉरेन की कंपनी से टाई अप किया है
जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे और यूरोपियन मार्केट में इनको एक्सेस मिलेगी और उस कंपनी को इंडियन मार्केट में एक्सेस मिलेगी। कावेरी सीड्स में बाईबैक है, काफ़ी ऊंचे प्राइस पे हो रहा है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। जुबिलेंट फार्मोवा में आरजे की तरफ से थोड़ी खरीदारी की गई है, तो वो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। स्वान एनर्जी, ये इंटरेस्टिंग प्ले है कि इनका जो फ्लोटिंग टर्मिनल है वो नेक्स्ट ईयर से तैयार है। 3 कंपनी जो पीएसयू ऑलरेडी टाई अप कर चुकी है और 7 और कंपनी टाई अप करना चाहती हैं, और गेल भी इसलिए लिया है क्योंकि गैस की प्राइस बढ़ती हुई कीमतें इसके लिए बेनिफिशियरी हैं।